नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस इकाई के अभ्यासक्रम के प्रश्नों को करेंगे। अभ्यासक्रम के प्रश्नों को करने से पहले हम इसके बारे में एक बार फिर से परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि यह इकाई हमारे प्रिय राष्ट्रपति, जो कि एक वैज्ञानिक भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में यह पाठ बताया गया है। APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यहाँ इसमें उन्होंने बच्चों से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया है। बच्चे उनसे बहुत ही प्रश्न पूछ रहे हैं और वे भी बड़े ही उत्साह और प्रेम से उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। यहाँ बच्चे उनसे अलग अलग विषयों पर प्रश्न पूछ रहे हैं और डॉक्टर कलाम ने सभी विषयों के सटीक उत्तर दिए हैं। तो इस पाठ में यहाँ सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, इसीलिए इसे इस नाम से संबोधित किया गया है। तो इस पाठ के अभ्यासक्रम के पहले प्रश्न में है कि यदि जब बच्चों का इंटरव्यू चल रहा था यानी साक्षात्कार चल रहा था, तब अगर आप भी इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते थे। यहाँ हमें अपने सूझबूझ का परिचय देना है और हम आने वाले भविष्य में या अभी हम अपने विकास के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब से संबंधित प्रश्नों को पूछकर हम अपने उत्तरों को प्राप्त कर सकते थे। तो यदि हम इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से हम ये प्रश्न पूछ सकते थे कि पहला, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई क्यों बढ़ती जा रही है। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकते थे कि कहीं पर जब बहुमंजिला मकान बन जाता है तब उसे इल्लीगल यानी अवैध बताया जाता है, पर जब वो बन रहा होता है तब उसे अवैध क्यों नहीं बताया जाता है। यानी जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू चल ही रहा होता है तब उसे इल्लीगल क्यों नहीं कहा जाता। तीसरा प्रश्न हम ये पूछ सकते हैं कि हमारे देश को सभी संसाधन होते हुए भी विकसित देश की श्रेणी में क्यों नहीं मानते हैं। और इसी तरह चौथा प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि विदेशी बैंकों में जो जमा है काला धन, वह भारत सरकार वापस यहाँ पर लाने में अक्षम क्यों है। अक्षम यानी वह कार्य क्यों नहीं कर पा रही कि भारत में उस सभी काले धन को वापस से लाया जा सके। तो इस प्रकार हम इन सब प्रश्नों के द्वारा अब्दुल कलाम जी से अपने ज्ञान को पूछकर बढ़ाते। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो यहाँ पर मित्रों आपको पता ही है कि डॉक्टर कलाम, जो कि एक वैज्ञानिक थे, वह यह मानते थे कि प्रत्यक्ष में देखी हुई विषय वस्तु ज़्यादा याद रहती है। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बच्चों को याद कराने से अच्छा है कि उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, ताकि वह उन्हें आसानी से याद रह सकता है। तो इसी बात को समझाते हुए डॉक्टर कलाम कहते थे कि उनके शिक्षक जो हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वह विद्यार्थियों को बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। तो वह इस प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए विद्यार्थियों को इस क्रिया को समझाने के लिए वो समुद्र तट पर ले गए और पक्षियों के उड़ने की क्रिया का उन्होंने जीवंत उदाहरण समझाया। डॉक्टर कलाम इसी घटना से प्रेरित हुए और उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि आपकी यादगार घटना बताइए। तो गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने मामा के घर गया था। वहाँ मेरा बड़ा भाई 2 ही दिन में साइकिल चलाना सीख गया। तो उसे देखकर मुझे भी साइकिल चलाने की बहुत ही तीव्र इच्छा हुई। जो मैंने अपनी यह इच्छा जब अपने भाई को बताई तो वह बड़े प्रसन्न हुए। अगले दिन वे मुझे एक खुले खेत में ले गए और साइकिल पर बिठाकर मुझे पीछे से छोड़ दिया। मुझे तो यही आभास रहा कि वह पीछे साइकिल लेकर मेरे साथ आ ही रहे हैं, पर मुझे साइकिल चलाने में इतना मज़ा आ रहा था कि मेरे भैया ने मुझे कब पीछे से छोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद वे बोले कि अब ब्रेक लगाकर साइकिल रोको। मैं उन्हें पीछे न देखकर घबरा गया और साइकिल पे काबू न रख सका।
मेरे नीचे गिर जाने पर भैया ने मुझे संभाला और मेरा आत्मविश्वास फिर से जगाया और इस बार मैं फिर से दुगने उत्साह के साथ साइकिल सीखने लग गया। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मैं ठीक प्रकार से साइकिल चलाने लग गया। बचपन की इस घटना को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य एक सफल वैज्ञानिक बनना है। इसके लिए मैं विज्ञान की पुस्तकें पढ़ता हूँ, वैज्ञानिकों के जीवन दर्शन को स्पष्ट करने वाली पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर बैठकर मैं कई छोटे मोटे प्रयोग भी करता रहता हूँ। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो जब भी मैं किसी को मुसीबत में देखता हूँ तो मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ, तन मन धन से उसकी सहायता करने में पीछे नहीं हटता और इसके लिए मेरे माता पिता और मेरे मित्र वह सब भी मुझे सहयोग देते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिच्छेद को शुद्ध रूप में पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं इसे आपको पढ़कर समझा रही हूँ, पर आपको इसे सुंदर अक्षरों में अपनी किताब में, कॉपी में लिखना है। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। यह परिच्छेद व्यायाम के बारे में है। व्यायाम यानी एक्सरसाइज। तो प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए। अंग प्रत्यंग यानी शरीर के सभी अंग जितने भी हैं वह सभी प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता और शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, लेकिन अगर सांस फूलने लगे तो तुरंत व्यायाम को बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी व्यायाम ऐसा नहीं कि आज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन बाद किया, ऐसा नहीं। व्यायाम को रोजाना करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारा शरीर सुडौल और संतुलित रहे। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को, और ऐसा भी क्यों। मातृभाषा यानी ऐसी भाषा जो हम अपने घर पर बोलते रहते हैं और अंग्रेजी जो हमारी पढ़ने की भाषा है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माँ की गोद में ही हम सोचते विचारते हैं। सोचने विचारने की भाषा में हमारी अभिव्यक्ति भी होती है। यानी एक तरह से मातृभाषा हमारी अभिव्यक्ति की भाषा भी है। अभिव्यक्ति यानी अपने भाव को प्रकट करने की भाषा। इसलिए मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को आसानी से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। इससे हम अपने विचारों को लोगों को आसानी से समझा देते हैं। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि हमें घर पर अंग्रेजी बोलने के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता है। तो उसमें प्रवीण होने के लिए भी हमें अपने हृदय के भाव उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं हो पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान कभी नहीं ले सकती है। तो मातृभाषा पर ही हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ हमें कल्पना करनी है कि हम सन 2020 में पहुँच चुके हैं। तो सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेज़ी आने से ये संभव हो चुका है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ पौधे फूलों से लदे हुए हैं। सड़कें चौड़ी और साफ़ सुथरी हो गई है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं और कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पेट्रोल पंप पर भी बहुत सी भीड़ नज़र आ रही है। फ्लाईओवर पर वाहनों को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। लड़कियां जो विज्ञान को तेज़ी से ग्रहण कर रही हैं तो फर्राटे से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है।
यहाँ पर 2 होटल भी नज़र आ रहे हैं जो कि इस समय खचाखच भरे हुए हैं। इन होटलों में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। मित्रों, 2020 हम गुजार चुके हैं, लेकिन अब्दुल कलाम ने जब यह साक्षात्कार दिया था उस समय 2020 नहीं आया था, तो उन्होंने आने वाले 2020 के बारे में विज्ञान के विकास की इस कल्पना को साकार समझा था। लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण यह सपना कुछ हद तक पूर्ण नहीं हो सका। पर विज्ञान ने, आज हम 2021 में पहुंच चुके हैं, विज्ञान ने वास्तव में इतनी प्रगति कर ली है कि विज्ञान अब हमारे जीवन का पर्याय बन चुका है। तो आज हमने सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस इकाई के अभ्यासक्रम को पढ़ा और समझा।